अस्सलाम वालेकुम। पहले तो दो पार्टियां बनाई, पार्टी ये वो जो चाहती है कि हम बोलें कमेंट करें, पार्टी बी वो जो चाहती है हम ना बोलें। कमेंट में प्लीज़ हम ऐसे लिखेंगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, जिस पे ज़्यादा लाइक उनकी बात मानी जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, रूह यार ने हमें धोखा दिया है यार, मतलब लाइक मैं सारी रात उसको रिकॉर्डिंग में उसके सैम्पल करने में लगी रही हूँ, फिर मुझे आगे भेजना था उसे, लेकिन कम वक्त कहीं का कंप्लीट ही नहीं हुआ, इतना लॉन्ग है ना। हाय, इस वजह से बैकअप नावल रीड कर रही हूँ। खुद ही सोच लें, मेरे ना माउथ में ना जख्म हुए हैं, शायद हमसे इसलिए ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहे, या बद्दुआएं लगी हैं आप लोगों की। इतना नहीं होता, ठीक है हम बोलते हैं, लेकिन प्लीज़ ऐसे ऐसे कोई भी ना हमें बद्दुआ ना दीजिएगा, ठीक है ना। हम इंसान हैं, लग भी सकती है। चले, नॉवल है मोहब्बत है तुमसे जाना बाय परी खान। मुकम्मल नावल को रीड आउट करेंगे। आई होप कि आपको हमें नावल पसंद आएगा। ये एक नया नावल है, मैंने पहले नहीं पढ़ा इसको। नूरी गुड़िया चुप क्यों नहीं हो रही, पता नहीं बेगम साहिबा, मैंने तो गुड़िया को दूध भी दिया है फिर भी चुप नहीं हो रही। नूरी 2 महीने की गुड़िया को गोद में उठाए चुप करवाते हुए हाल में यहाँ वहाँ टहल रही थी। इधर मेरे पास लेकर आ गुड़िया को, मैं देखती हूँ। जी बड़ी बेगम साहिबा। नूरी गुड़िया को उनके पास ले जाते हुए इनकी गोद में रखे पीछे हुई। अम्मा मुझे लगता है गुड़िया के पेट में दर्द हो रही होगी। यास्मीन गुड़िया को इस कदर रोता हुआ देख परेशान हुई। कलसूम बेगम गुड़िया के पेट को अच्छे से दबाए चेक करने लगी, लेकिन कुछ खास समझ नहीं पाई। गुड़िया चुप हुई तो इन्हें कुछ पता चलता। यास्मीन जा जाकर जमाल को टेलीफोन कर पता नहीं बच्ची को क्या हो गया है। कलसूम गुड़िया को सीने से लगाए से चुप करवाने लगी, लेकिन गुड़िया थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कलसूम बेगम जो खुद एक बीमार खातून थी, इतनी देर कहाँ इसे संभाल पाती थी। अच्छा, हमें सीरियसली बताएं, ये नहीं कि आप लोग हमारी आवाज़ को पसंद करते हैं, कि हमारी उर्दू नहीं ठीक, क्योंकि हमें तो हमारी उर्दू ठीक लगती है। हम बहुत कम अटकते हैं, वो भी तब जब राइटर ने काफ़ी मिस्टेक की हो, या जब हम बहुत तेज़ पढ़े हों और हमें अर्जेंट कहीं जाना हो, या फिर नावल अर्जेंट पहुंचाना हो, इस वजह से। क्या उसके अलावा हम नहीं ठीक पढ़ते, हमारी उर्दू ख़राब है? प्लीज़ हमें कोई बताइएगा, क्योंकि हमारी उर्दू जहाँ जहाँ से ख़राब है ना, हम उसको ठीक करते हैं। लाइक पीछे लास्ट लफ्ज़ था बनूर, हम उसको पढ़ते थे और मैं किसी ने कहा बनवर होता है लफ्ज़। हमें प्लीज़ बताइएगा। लाए अम्मा, गुड़िया को मुझे दे दे, जमाल भी बस आने वाला होगा। यास्मीन कलसूम बेगम से गुड़िया को लिए अपने सीने से लगाए हाल में ही यहाँ वहाँ चक्कर काटने लगी। यास्मीन के पास जाने के थोड़ी ही देर बाद गुड़िया चुप हो गई। यास्मीन के चुप होने के बाद गुड़िया के चुप होने के बाद घर वालों समेत नौकरों ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया था। गुड़िया के चुप होने के बाद डॉक्टर जमाल भी आ गया। आओ जमाल बेटा। यास्मीन गुड़िया को सोफे पे लेटाए पीछे हुई। जमाल बेटा अच्छे से गुड़िया को चेक करना, दादी आप फिक्र ना करें, आप अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। जमाल अच्छे से गुड़िया का चेकअप किए पीछे हुआ। बेटा गुड़िया ठीक तो है? यास्मीन और कलसूम बेगम परेशानी से इसकी जानिब देखे बोली। आंटी गुड़िया ठीक है, लेकिन आपका अपना होने के नाते एक मशवरा आपको ज़रूर देना चाहूँगा। आइस की जल्द से जल्द दूसरी शादी करवा दी। गुड़िया को एक माँ की बहुत ज़रूरत है, लेकिन बेटा हम गुड़िया का बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे पता है आप गुड़िया का बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन गुड़िया को ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो हर वक्त इसके साथ रहे, इसका ख्याल रखे, और मेरे ख्याल से एक माँ से ज़्यादा इसका इतना अच्छा ख्याल कोई नहीं रख सकता। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, ये कुछ दवाई मैंने लिख दी है, गुड़िया को टाइम से दे देना। नूरी गुड़िया को कमरे में ले जाओ और शौकत को बोल ये दवाइयाँ ले आए। अम्मा जमाल बिल्कुल ठीक कह रहा था, मैं आइस की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए थी। गुड़िया को एक माँ की ज़रूरत है, हम भी सारा दिन कामकाज में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि गुड़िया को वक्त ही नहीं दे पाते। आइस अपनी बेटी से रुख मोड़ सकता है, लेकिन हम तो नहीं मोड़ सकती। लेकिन यास्मीन बेटा, ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ जो हमारी गुड़िया को माँ जैसे प्यार दे। ऐसी लड़की आज के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है। आज के दौर में तो लोग सगी औलाद को बहुत मुश्किल से संभालते हैं, और ये तो फिर पराई औलाद है, इसको कौन संभालेगा? अम्मा मैं एक ऐसी खातून को जानती हूँ जो इसमें हमारी मदद कर सकती है, आप इसकी टेंशन मत लें, आप बस आइस को राज़ी करने का सोचें, वो इस सब के लिए कभी नहीं मानेगा। तो लड़की तो ढूंढ, आइस को मैं मना लूँगी। कलसूम बेगम कुछ सोचते हुए बोली। जोहा क्या कर रही है, नीचे उतर, तुझे चोट लग जाएगी। अम्मा बचपन से मैं अमरूद उतारती आ रही हूँ, कभी चोट लगी है? जो अब लगेगी, तेरी बेटी इन कामों में माहिर हो गई है। जोहा अमरूद के दरख्त से नीचे छलांग लगाए अपनी अम्मा को देखने लगी। बेटी ये सब काम क्यों करती है, ये फल चोरी करके तुझे क्या मज़ा मिलता है? मालिका का रोज़ तेरी मुझसे शिकायत करता है, अगर किसी दिन इसने मालिक को बता दिया तो तेरे अब्बा की नौकरी चली जाएगी, और अगर तेरे अब्बा की नौकरी चली गई तो जानती है
क्या होगा? अम्मा तो तू फिक्र क्यों करती है? वो खड़ूस माली कुछ भी नहीं करने वाला, अपने घर और बच्चों के लिए ढेर सारा फ्रूट उतार कर ले जाता है, लेकिन जब हम इससे कुछ मांगते हैं तो आगे से डंडा दिखाता है। और वैसे भी हम कौन सा इसके फ्रूट चोरी करते हैं, हम तो साहब लोगों के फ्रूट लेते हैं। जोहा तू कब बड़ी होगी? 20 साल की हो गई है, लेकिन अकल अभी भी छोटी है तुझ में, बल्कि इसकी बच्चों वाली हरकतों से बहुत परेशान थी। अम्मा उम्र 20 हो गई है तो क्या जीना छोड़ दूँ? और वैसे भी काम से वापस आने के बाद मेरे पास वक्त ही कितना होता है। इस थोड़े से वक्त में अगर मैं थोड़ी आज़ादी हासिल करना चाहती हूँ तो इसमें बुरा क्या करती हूँ? जोहा अपने माँ के पीछे चलती हुई बोली जा रही थी। अच्छा अब चुप कर जा, अब बोल बोल के मेरा दिमाग ख़राब मत कर जा। सीमा ताई के साथ पास जा, वो तुझे बुला रही थी, कोई दुपट्टे रंगने के लिए आए थे इसलिए वो तुझे बुला रही थी। अच्छा फिर मैं इनकी तरफ जा रही हूँ। जोहा बीच रास्ते में ही सीमा के घर की तरफ चल पड़ी। नसरीन देख, रिश्ता अच्छा होना चाहिए, लड़की घर बार संभालने वाली होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात हमारी गुड़िया को माँ जैसा प्यार देने वाली हो। बेगम साहिबा फिक्र ही ना करें, मेरी नज़र में एक है लड़की, खरा सोना है, लेकिन एक मसला है, इसके घर वाले बहुत गरीब हैं। इसका बाप तो आपके ही खेतों में काम करता है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। एक बार आप लड़की को खुद आकर देख लें, आपको पता लग जाएगा कि नसरीन की बातों में कितनी सच्चाई है। क्या तो तुम ठीक रही हो अम्मा? मैं अम्मा से मशवरा करके तुम्हें बता दूंगी, तब तक तुम लड़की वालों से भी पूछ लो। इनसे क्या पूछना, इनकी तरफ से तो हाँ ही समझो। इतने बड़े घर में इनकी लड़की ब्याह कर जाएगी, इनकी बच्ची के तो नसीब ही खुल जाएंगे। ऐसे पड़ी जैसे रिश्ते करवाने वाली आंटी हूँ मैं। अच्छा ठीक है, जिस दिन जाना होगा मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा, मैं इंतज़ार करूंगी। बात सुने, नसरीन आई थी जोहा के रिश्ते के बारे में बात करने। अगर वो मेरी बेटी के लिए किसी शराबी का रिश्ता लाई है तो इसे साफ साफ मना कर दो, मैं नहीं अपनी बेटी की शादी करनी। खालिद हाथ मुंह धोए बल्कि इसकी बात को धूरा सुने बीच में बोला, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। किसी शराबी का रिश्ता नहीं लाई, मालिक के बेटे का रिश्ता लाई है। क्या बात कर रही हो, मालिक के बेटे का रिश्ता? लेकिन वो तो शादीशुदा है, 2 महीने पहले इनकी बीवी का इंतकाल हो गया है और इसकी 1-2 माह की बच्ची है। इसी बच्ची के लिए ये रिश्ता करना चाहते हैं। तो तू चाहती है हमारी बेटी वहाँ जाकर इनके बच्चे पाले? खालिद को ये बात सख्त नागवार गुजरी। देखो रिश्ता बहुत अच्छा है, हमारी जोहा को इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। क्या होगा अगर हमारी जोहा इनकी बच्ची को संभाल लेगी? अगर हमारी बच्ची की वहाँ शादी होगी तो इसके नसीब खुल जाएंगे, वो अपनी सारी ज़िंदगी आराम से गुजारेगी। तुम इनकार कर दो, मुझे नहीं अपनी बच्ची की शादी वहाँ करनी। तो कहाँ करेंगे इन शराबियों के साथ? जिस गरीबी में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, वहाँ सिर्फ इसी तरह के ही रिश्ते आते हैं, और अगर अच्छे रिश्ते आए भी तो लोग सबसे पहले यही पूछते हैं कि लड़की को क्या देंगे। ये लोग तो कुछ मांग भी नहीं रहे, बस हमारी जोहा इन्हें चाहिए। अगर जोहा की इस घर शादी होगी तो हमारे बाकी 2 बच्चों की ज़िंदगी भी संवर जाएगी। खालिद बल्कीस की बात सुने गहरी सोच में पड़ गया था। कई हद तक इसे इसकी बात ठीक ही लग रही थी। ठीक है, तुम नसरीन को हाँ कर दो। इसको तो हाँ कर दूँ, लेकिन जोहा को कौन समझाएगा? तुम इसकी फ़िक्र मत करो, इसे मैं समझा दूँगा। अम्मा अब्बा, जोहा आपी के ससुराल वाले आ गए। आमना और हमाद बड़ी सारी गाड़ियों को अपने घर की तरफ आता देख भागते हुए घर के अंदर दाखिल हुए। प्लीज़ हमने जो पूछा था उसका लाजमी बताइए, इस तरह हमें बहुत टेंशन हो रही है। लाइक कमेंट ओनर रीड करेंगी तो वो यही समझेंगे कि हम उर्दू ठीक से नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2-4 नॉवेल्स में हमने बहुत पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से उर्दू पढ़े। लाइक हमें खे का बोला गया था तो हम खे को भी अच्छे से पढ़ रहे हैं। प्लीज़ बताइएगा कोई कि हमारी उर्दू अच्छी नहीं है, क्या आप लोगों के सुनने लायक नहीं है? प्लीज़ हेटर ना बताइएगा, हेटर तो आगे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। प्लीज़ जो अच्छे से इंसाफ करता हो, जिससे मुझे कोई दुश्मनी ना हो, वो बताइएगा प्लीज़। गाड़ियों को अपने घर की तरफ आता देख भागते हुए घर के अंदर दाखिल होते बिल्कीस और खालिद भागते हुए घर से बाहर आए। इनका इस्तकबाल करने के लिए जोहा जो साफ़ सफाई करी थी शर्माई सी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। गाड़ी जैसे ही इनके घर के बाहर आकर रुकी, मोहल्ले के सब लोग हजूम बनाए इन्हें देखने लगे। कलसूम बेगम और यास्मीन गाड़ी से बाहर निकले, महल्लों वालों पर एक नज़र डाले इनके घर की तरफ देखने लगी। 2 मरहले की जगह पर, हमारे इधर मरले बोलते हैं, मरहले नहीं, की जगह पर बस एक ही बड़ा सा कमरा था और वो भी कच्चा था। सब गांव वाले इनके एहतराम में सर झुकाए खड़े थे। बल्कीस और खालिद भी सर झुकाए खड़े थे। आए मालकिन अंदर आए। बल्कीस एहतराम से सर झुकाए इन अंदर आने का रास्ता दिए पीछे हुई।
नौकरों को गाड़ियों में से इतना सामान अंदर ले जाता देख गांव वाले हैरान थे। देखो खालिद, हमें तुम्हारी लड़की बहुत पसंद है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इस बच्ची के। कुलसूम अपने पास नजरें झुकाए बैठी जोहा के सर पर हाथ फेरे मोहब्बत से बोली, मालकिन ये भी आपका हम पर एहसान है कि आपने हमारे घर की लड़की को अपनी घर की इज्जत बनाने का सोचा। हम तो इसी में खुश हैं। तो फिर ठीक है, एक छोटी सी रस्म हम कर जाते हैं और कुछ दिन बाद आकर हम निकाह करके लड़की को ले जाएंगे। यास्मीन जोहा के सर पर सुर्ख दुपट्टा डाले, हाथों में 5-5 तोले के कंगन डाले, इसके सर पर प्यार दिए पीछे हुई। जोहा की कलाई में इतने मोटे मोटे कंगन देख बल्कीस और खालिद की आंखें खुल गई। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमारी इमानत का ध्यान रखना। कुलसूम जोहा के चांद जैसे चेहरे पर प्यार दिए अपनी जगह से उठ के, दादी आप किससे पूछकर मेरा रिश्ता वहाँ लेकर गई हैं? आप लोगों को एक बात समझ में क्यों नहीं आती? मुझे नहीं शादी करनी। तुम्हें बीवी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बच्ची का क्या कसूर है? इस बच्ची को तो एक माँ की ज़रूरत है। कुलसूम गुड़िया के मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, खुद तो तुम सारा दिन घर से बाहर होते हो, तुम्हें ज़रा सी भी फिक्र है अपनी बच्ची की? हम दोनों बीमार हैं, हमारा क्या पता हम कब इस दुनिया से चल बसे। हमारे पीछे से इस बच्ची का ख्याल कौन रखेगा? कुछ नहीं होगा आप दोनों को। और रही शादी की बात, तो वो मैं नहीं करने वाला। आइस गुस्से से बोले वहाँ से निकल गया। कुलसूम और यास्मीन अफसोस से एक दूसरे का मुंह देखने लगी। जोहा, सुना है तेरा रिश्ता पक्का हो गया है, वो भी बड़े मालिक के बेटे से। अब तू भी मीनू की तरह मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी? अरे नहीं पगली, मैं मीनू की तरह बेवफा नहीं हूँ, मैं तुमसे मिलने आती रहूँगी। जोहा चंदा के उदास चेहरे को देख इसे ज़ोर से गले लगा की, सच्ची मुच्ची मेरी जान। अच्छा, मैंने सुना है जिससे तेरी शादी होने वाली है इसकी एक बेटी भी है। हाँ सुना तो मैंने भी है। इस बेचारे की बीवी 2 महीने पहले ही इस दुनिया से चली गई। जोहा, तू तो एक शादीशुदा इंसान से शादी करेगी? हाँ, वो लोग बहुत अमीर हैं और अब्बा कहते हैं कि अगर मेरी वहाँ शादी होगी तो मेरे भाई और बहन की ज़िंदगी संवर जाएगी। मगर अगर मेरी वजह से मेरे दोनों भाई बहन की ज़िंदगी संवर जाए तो मुझे और क्या चाहिए? दोनों अपनी ही बातों में मगन थी कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी बिल्कुल जोहा की टांगों के करीब आकर रुकी। दोनों एकदम से होश में आई थिंक ये दोनों के एकदम से होश ही उड़ गए। ए लड़की, मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी। आइस गुस्से से भरा हुआ गाड़ी से बाहर निकलते हुए जोहा पर चिल्लाया, जो पहले ही शौक में खड़ी थी। ओ मिस्टर, मुझे नहीं शौक मरने का। अगर अल्लाह ने इतनी बड़ी गाड़ी दी है तो ध्यान से चलाए, ये मोटे मोटे चश्मे उतार कर गाड़ी चलाया करें ताकि आपको सड़क पर चलने वाली आवाम नज़र आ सके। अच्छा, मुझे नहीं नज़र आई तुम, लेकिन तुम्हें तो इतनी बड़ी गाड़ी नज़र आ रही थी, तुम पीछे क्यों नहीं हटी? जोहा चुप खड़ी होगी। गलती इसकी भी थी, चंदा से बातें करने में इतनी मगन थी कि इसे सामने से आती हुई गाड़ी दिखाई ही नहीं थी। चलो पीछे हटो। आइस दोनों को खामोश खड़ा देख के गाड़ी में वापस जा बैठा। जब इन्हें पता चलेगा कि होने वाले मियां बीवी फिर क्या होगा? मोटे मोटे चश्मे उतार के देखेगा तो। जोहा और चंदा के देखते ही देखते आइस गाड़ी भगा कर ले गया। ये कौन था? पहले तो इसे कभी गांव में नहीं देखा। जोहा गाड़ी को घूरते हुए चंदा से मुखातिब हुई, पता नहीं, मैं खुद पहली दफ़ा देख रही हूँ। चंदा कंधे झुकाए बोली, दफ़ा करो इसे, चलो जल्दी करो, आप हमारा इंतज़ार करी होंगी। दोनों आगे बढ़ गई। अम्मा, अगर आपको आइस की दूसरी शादी करनी थी तो हमारे अपने ख़ानदान की लड़कियों में से करती, गांव की एक गरीब लड़की से क्यों? आप जानती हैं जिस लड़की के साथ आप आइस का रिश्ता लेकर आई हैं, इस लड़की का बाप हमारे खेतों में काम करता है। मैं सब जानती हूँ। अगर हमारे ख़ानदान की लड़कियों में इतने गुण होते तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत क्या थी? इस बच्ची को माँ की ज़रूरत है और इसके लिए एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो अपने दिल से इसे अपनाए। तो मेरी माहीन में क्या कमी थी? वो एक समझदार लड़की है, गुड़िया को एक माँ की तरह प्यार करती। आफ्ताब, मुझसे ज़्यादा बहस मत कर तू अच्छे से जानता है कि तेरी बेटियां किस लायक हैं। ज़बान चलाने के अलावा इन्हें कोई काम आता भी है? मुझे इस बच्ची का मुस्तकबिल अच्छा बनाना है, तबाह नहीं करना। आफ्ताब, जो कुलसूम बेगम का छोटा बेटा था, गुस्से से भरा हुआ फ़ोन पर चला रहा था। कुलसूम के 2 ही बेटे थे, बड़ा बेटा इकबाल खान और छोटा बेटा आफ्ताब खान। कुलसूम बेगम के शोहर बहुत जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। कुलसूम बेगम ने अकेले ही अपने दोनों बेटे बड़े किए थे। इकबाल पढ़ाई के लिए शहर आया था और शहर ही सेटल हो गया, जबकि आफ्ताब, जैसे पढ़ाई से सख्त नफरत थी, गाँव में ही रहकर ज़मीनें और डेरा संभालता था। इकबाल का एक ही बेटा था, आइस इकबाल खान, जो अपने वालिद की तरह ही पढ़ा लिखा और होशियार था। अपने वालिद के इंतकाल के बाद बहुत जल्द इसने इनका सारा बिजनेस संभाल लिया था। आफ्ताब खान की 3 बेटियां थीं जो इसकी तरह पढ़ाई से भागती थी। गांव के स्कूल में ही मैट्रिक किए पढ़ाई को खुदा हाफिज कर चुके थे।
ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बहन का जिक्र हो रहा है। अगर वो यहाँ होती ना तो मैं आप लोगों से बातें करने के लायक ना होती। कुलसूम बेगम बीमार होने की वजह से ज़्यादातर अपने बड़े बेटे के पास शहर ही रहती थी। अकबाल की वफ़ात के बाद वो वहीं पर शिफ्ट हो गई। आफ्ताब पहले भी अपनी बड़ी बेटी के लिए आइस के रिश्ते की बात कर चुका था, लेकिन आइस के आगे किसी की ना चली। आइस ने अपनी पसंद की लड़की आइला से शादी कर ली थी। और अब भी जब से आफ्ताब ने आइस की दूसरी शादी की खबर सुनी थी, पागल बना बैठा था। इसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि इसकी माँ ने इसकी बेटियों की बजाय एक नौकर की बेटी का इंतखाब किया था। अम्मी क्या हुआ है दादी को? आइस जो गाँव में अपने चचा के पास अमीन के सिलसिले में बात करने गया था, यास्मीन के फ़ोन पर दौड़ता हुआ वापस आया। पता नहीं बेटा, तुम्हारे चचा से बात करने के बाद कुछ ही घंटों में इनकी तबीयत ख़राब हो गई। जमाल बेटे की मदद से मैं इन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल ले आई। अब दादी कैसी हैं और कहाँ हैं? बीपी शूट कर गया था, अब वो ठीक है, तुम मिल सकते हो इनसे। जमाल बेटे ने रूम में शिफ्ट कर दिया है। दादी मेरी जान, अब ठीक तो है? आइस रूम में दाखिल होते साथ ही कुलसूम के गले लगा। अभी तो फ़िलहाल बच गई हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हारी टेंशन में ज़रूर मर जाऊँगी। इमोशनल ब्लैकमेल। जब भी ऐसा कोई मामला हो मेरी सलाह मानो तो 9-2-11 हो जाओ, रफू चक्कर हो जाओ। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। अल्लाह आपको मेरी भी उम्र लगा दे। तुम्हारी उम्र लेकर क्या करूँगी? बात तो तुमने मेरी मानी नहीं। कुलसूम आइस को खुद से अलहदा किए इसका चेहरा देखने लगी। दादी आप बताएं आप क्या चाहती हैं? जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूँगी? कुलसूम बेगम के लब मुस्कुराए। हाँ वैसा ही करूँगा जैसा आप कहेंगी। शादी वाली बात के अलावा आपकी हर बात मानूंगा। चंगा चला खा, मुझे और कोई मनमानी भी नहीं है। अगर तुम चाहते हो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं तो शादी कर ले। मेरे से तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। कुलसूम आइस के मुरझाए हुए चेहरे की तरफ देखते हुए अफसोस से बोली, 2 महीने पहले इनका आइस कितना खुश रहता था। इतनी खुशी थी इसे बाप बनने की। आइला खुद तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन अपने साथ साथ आइस की खुशियों को भी ले गई थी। निकाह की तकरीब गाँव की हवेली में थी। कुलसूम बेगम और यास्मीन के अलावा हर कोई इस निकाह से नाखुश था। आइस को कुलसूम बेगम ने अपनी जान का वास्ता देकर निकाह के लिए मना तो लिया था, लेकिन आइस ने निकाह के लिए लड़की के घर जाने से इनकार कर दिया था। इसलिए कुलसूम बेगम ने निकाह का सारा इंतज़ाम हवेली में रखा था। सब मेहमान आ चुके थे, निकाह की रस्म भी शुरू हो चुकी थी। मौलवी साहब आइस की मंजूरी और निकाहनामे पर इसके दस्तखत लिए जोहा की जानिब गए। जोहा दुल्हन बनी चेहरे पर घूंघट ओढ़े बैठी थी। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आंसू थे कि आंखों से बहने के लिए तैयार थे। अभी कुछ ही देर में अपनों को छोड़कर जाने वाली थी। जोहा अभी इन्हीं सब ख्यालों में गुम थी कि मौलवी की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। जोहा बल्द खालिद, आपका निकाह आइस बल्द इकबाल से तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। बस करो भाई, इतनी बार कह दिया है। तीसरी बार मौलवी के पूछने पर जोहा एक लंबी सांस खारिज की, बोली, निकाहनामे पर साइन दिए, दुआ मांगे, मौलवी वहाँ से चला गया। वैसे मुझे याद है मैं नावल पहले पढ़ा है। खालिद अपनी आंसू से भरी आंखें साफ किए जोहा की पेशानी को चूमे वहाँ से निकल गया। बल्कीस समेत बाकी तमाम रिश्तेदार जोहा को गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे थे। जोहा ने अपने होने वाले शोहर के सारे रिश्तेदार देख लिए थे, सिवाय इसके माँ बाप ने लड़की की तस्वीर मांगी ही नहीं थी। बस इतने बड़े घर रिश्ता हो गया था, यही इनके लिए काफ़ी था। और ना ही लड़कों वालों ने इन्हें तस्वीर दिखाई थी। रुखसती के वक्त भी आइस वहाँ से गायब था। कुलसूम और बल्कीस जोहा को अकेले ही शहर लाई थी। ये लो बेटा तुम्हारी अमानत, अब तुम्हें इसे एक माँ की तरह प्यार करना और संभालना है। बल्कि इस गुड़िया को जोहा की झोली में डाले इसके सर पर हाथ रखे पीछे हुई। जोहा को ज़्यादा हैरानगी नहीं हुई थी, क्योंकि इसके माँ बाप ने इसे पहले ही सब कुछ समझा दिया था। जोहा नन्ही सी गुड़िया को देखकर मुस्कुरा गई, जो पहले इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। जोहा को बच्चों का बहुत शौक था। इसकी दोस्त मीनू की भी एक बेटी थी। वो जब भी गाँव अपने मैके आती थी, जोहा इसकी बेटी को लेने पहुँच जाती थी और सारा दिन इसे अपने पास रखती थी। अब तो अल्लाह ने इसे अपनी बेटी दे दी थी, जिसे वो खूब प्यार करने वाली थी। अब से यही तुम्हारा कमरा है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बता देना। मेरा कमरा भी यहीं ऊपर ही है। 2 कमरे छोड़कर तीसरा कमरा मेरा ही है। यास्मीन गुड़िया को इसकी गोद में छोड़े कमरे से बाहर चली गई। जोहा गोद में गुड़िया को उठाए कमरा देखने लगी। जगह जगह आइला और आइस की तस्वीरें लगी हुई थी। आइस को तस्वीर में देखकर जोहा को इस दिन का सड़क वाला वाक़या याद आ गया। ओ तेरी, ये तो वही लड़का है जो इस दिन मुझे उड़ाने वाला था। ये इन लोगों का क्या लगता है? और बेगम साहिबा मुझे इसके कमरे में क्यों छोड़कर चली गई हैं? भोंगी कही कि तेरा शौहर है। गुड़िया
क्या तुम जानती हो ये कौन है और तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है, और इसके साथ ये लड़की कौन है? जोहा तू भी पागल, इसकी बीवी होगी इसलिए तो इससे इतना चिपका हुआ है। सोहा आयला आइस की एक तस्वीर को देखते खुद से ही बड़बड़ाई। इस तस्वीर में आइस आयला को कमर से पकड़े इसके शोल्डर पर से रखे खड़ा इसकी तरफ देखकर हंस रहा था और आयला भी इसकी तरफ देखे मुस्कुरा रही थी। सारी तस्वीरों को अच्छे से देखने के बाद जोहा गुड़िया को लिए बेड पर बैठे इससे बातें करने लगी। गुड़िया भी इसके साथ काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी, इसलिए तो अभी तक खामोश थी, वरना रो रो कर सारा घर सर पर उठा लेती। अम्मा, हमें पहले ही दिन गुड़िया को बहू के हवाले नहीं करना चाहिए था। वो बच्ची बेचारी थकी हुई आई थी और आते साथ ही हमने गुड़िया को उसके झोली में डाल दिया। वो क्या सोचेगी हमारे बारे में? ऊपर से आइस भी पता नहीं कहाँ चला गया है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। कुछ गलत नहीं किया हमने, इसे अपनी जिम्मेदारी का पहले दिन से ही एहसास होना चाहिए। और वैसे भी हमने कौन सा इसके घर वालों से कोई बात छुपाई थी? वो अच्छे से जानती थी कि वो किस काम के लिए यहाँ आ रही है। तुम टेंशन ना लो, लड़की मुझे समझदार लगती है और दिल की अच्छी भी, मुझे यकीन है वो सब संभाल लेगी। अब तो मुझे भी टेंशन छोड़ और अब तू भी टेंशन छोड़ और जाकर सो जा। कैसे सो जाऊँ अम्मा? आपका लाडला पोता अभी तक घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया है। तो टेंशन ना कर, खुद ही आ जाएगा। वो कौन सा पहली दफ़ा ऐसे गायब हुआ है जो तू घबरा रही है? क्या तो आप ठीक रही हैं, लेकिन पहले में और अब में बहुत फ़र्क है। आज वो नाराज़ होकर गया है, पता नहीं क्या कहाँ गया होगा। मैं बोल रही हूँ ना वो ठीक होगा। भूल लिखा हुआ इधर। जाकर सो जा और मेरे कमरे की भी लाइट बंद कर देना, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। कुलसूम बेगम बेड पर लेटते हुए परेशान खड़ी यास्मीन को देखते हुए बोली, तुम इतनी सुबह उठ गई? यास्मीन सुबह 6 बजे अपने कमरे से बाहर निकली तो हाल में जोहा को देख इसके पास चली आई। जोहा सफ़ेद कमीज शलवार पहने, बालों को खुला छोड़े बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबसे खूबसूरत तो इसके बाल लग रहे थे जो कमर से नीचे झूल रहे थे। वो गुड़िया को भूख लगी थी, सब सो रहे थे तो मैं खुद ही किचन में आ गई। यास्मीन गुड़िया को जोहा की गोद में खेलता देख मुस्कुरा गई। गुड़िया बहुत जल्दी तुमसे घुल मिल गई है और काफ़ी खुश भी नज़र आ रही है। बच्चे तो वैसे भी मेरे साथ बहुत खुश रहते हैं। आपको पता है मीनू की बेटी तो हर वक्त मेरे पास रहती थी। मीनू कौन है? मीनू मेरी बहुत सबसे अच्छी दोस्त है। अच्छा, आइस नहीं आया रात को? आइस कौन? जोहा सवालिया नज़रों से यास्मीन को देखते हुए बोली, तुम आइस को नहीं जानती? यास्मीन एक पल को हैरान हुई। भाई तुमने निकाह के वक्त अपने शोहर का नाम नहीं सुना? नहीं, वो कौन है? वो तुम्हारा शोहर है। कल ही तो अभी तुम्हारा निकाह हुआ और आज सुबह तुम अपने शोहर का नाम भूल गई हो। जोहा काफ़ी शर्मिंदा हुई, इसे सच में नाम का नहीं पता था। निकाह के टाइम मौलवी साहब ने बोला भी था, लेकिन अपनों से बिछड़ने के गम में भूल गई थी। नहीं, वो तो नहीं आए। जोहा काफ़ी शर्मिंदा हुई बोली, क्या आप चाय पियेंगी? मैं अभी बना के लाती हूँ। जोहा बात बदलते हुए बोली, नहीं तुम रहने दो, नूरी खुद बना कर ले आएगी, तुम मेरे साथ आओ। यास्मीन जोहा को लिए कुलसूम बेगम के कमरे की तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम बड़ी बेगम साहिबा। जोहा यास्मीन के साथ कमरे में दाखिल होती कुलसूम को सलाम के बेड पर बैठी। यास्मीन पढ़ी कुलसूम के पास जाके खड़ी हो गई। वालेकुम अस्सलाम। कुलसूम यास्मीन बंद किए जोहा की तरफ देखने लगी। तुम मुझे बड़ी बेगम साहिबा नहीं दादी बोला करो और यास्मीन को अम्मी बेगम साहिबा तो हम नौकरों के लिए हैं। कुलसूम गुड़िया को उसकी गोद से लिए बोली, कैसी है मेरी गुड़िया? कुलसूम गुड़िया के चेहरे पर प्यार दिए से अपनी झोली में रखे जोहा की जानिब देखने लगी। हमारी गुड़िया ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये मुझे पहले से ही जानती है। इसकी बातें सुने कुलसूम और यास्मीन मुस्कुरा की। इनके दिल से आज इतना बड़ा बोझ कम हो गया था। आज इन्हें जोहा को गुड़िया की माँ बनाने का फैसला बिल्कुल ठीक लग रहा था। दादी, मैं तकरीबन आपके सारे ख़ानदान से मिल चुकी हूँ, लेकिन इन दोनों से नहीं मिली। ये दोनों कौन है? जोहा कुलसूम बेगम के रूम में लगी फैमिली फ़ोटो की तरफ देखते हुए कुलसूम बेगम की दाएं तरफ खड़े आइस और आयला की तरफ इशारा किए बोली, ये लड़की तुम्हारी गुड़िया की माँ है और ये लड़का तुम्हारी गुड़िया का बाप और अब तुम्हारा शोहर है। कुलसूम इसकी उलझन दूर किए बोली, क्या ये मेरा शोहर है? मेरा मतलब है क्या ये मेरे शोहर है? जोहा फ़ौरन अपना जुमला दुरुस्त किए बोली, क्यों, तुम इसे पहले से जानती हो? यास्मीन जोहा का रिएक्शन देख बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती, मैं इन्हें आज पहली मर्तबा देख रही हूँ। जोहा अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल किए बोली, अब इनको क्या बताती, ये तो उनके बेटे को अच्छी खासी बातें सुना चुकी थी। बस अब क्या हो सकता है? क्या मेरी तरह वो भी इस बात से अनजान है कि मैं इसकी बीवी हूँ, या फिर वो जानता है? बहू की सोच में पड़ गई। यास्मीन जोहा को सोचों में डूबा देख बोली, आज नाश्ते के बाद तैयार रहना और गुड़िया को भी तैयार कर देना, आज हम दोनों तुम्हें शॉपिंग करवाने जाएंगे। क्यों गुड़िया रानी, अपनी मम्मा को शॉपिंग करवाओगी ना? यास्मीन हाथ पाँव चला रही गुड़िया को ऊपर उछालते प्यार से बोली। 2 दिन बाद रात के 2 बजे आइस घर में दाखिल हुआ। चौकीदार के अलावा घर के तमाम अफराद सोए हुए थे। आइस गाड़ी गैराज में पार्क किए, कोट कंधे पर डाले घर के अंदर दाखिल हुआ। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। आइस बिना कोई आवाज़ के सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सीधा अपने कमरे में गया। कमरे की लाइट पहले से ही ऑन थी। आइस कमरे की लाइट ऑन देख जैसे कमरे का लॉक घुमाए अंदर दाखिल हुआ। इसकी नज़र
सीधा बेड पर गई। बेड के दरमियान जोहा गुड़िया को अपने बाजू में लिए सोई हुई थी। अपने कमरे में किसी दूसरे वजूद को देखा आइस का मूड एकदम से खराब हो गया। आइस 2 कदम आगे बढ़ा, अपनी बेटी को देखने लगा जो किसी दूसरे वजूद से लगी गहरी नींद में सोई हुई थी। आइस की नज़र अपनी बेटी से होती हुई जोहा पर गई। इसका पूरा चेहरा बालों से छुपा हुआ था। आइस इसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया था। मत हटाना बाल प्लीज़। इसे इतने आराम से अपने बेड पर सोता देखा इसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपनी बेटी की नींद का ख्याल किया अपना गुस्सा पिए कमरे से बाहर निकल गया। अम्मी, इस लड़की को मेरे कमरे में रहने की इजाज़त किसने दी? आइस गुस्से से भरा सुबह सुबह यास्मीन के सर पर सवार था। इजाज़त मतलब इसे इजाज़त की क्या ज़रूरत है? वो तुम्हारी बीवी है तो तुम्हारे कमरे में ही रहेगी। तुम अपनी बताओ कहाँ गायब थे इतने दिन से? मैं जहाँ भी हूँ आपको कौन सा मेरी फिक्र है? कोई नहीं समझता मुझे इस घर में। जल्दी से मेरा कमरा खाली करवाएं। वो लड़की मेरे कमरे में नहीं रहेगी। इतने सारे कमरे हैं, कहीं भी रख लें इसे, लेकिन मेरे कमरे में नहीं रहेगी वो। इतने सारे कमरे हैं तो तुम कहीं भी रह लो ना, लेकिन वो लड़की इस कमरे से नहीं निकलेगी। हद हो गई इस लड़की की खातिर आप अपने बेटे को ये सब कह रही हैं? क्या इस लड़की ने कोई जादू टोना कर दिया है आप पर जो अपने बेटे को घर से निकाल रही हैं? आइस को अपनी आई थिंक अपनी माँ की बातों पर, इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये वही माँ थी जो इसकी हर एक बात मुंह से निकलने से पहले पूरी करती थी। मैं तुम्हें देख घर से नहीं निकाल रही, बस ये कह रही हूँ जोहा बेटी इस कमरे से नहीं निकलेगी। अगर तुम्हें इस कमरे में रहना है तो इसके साथ ही रहना होगा। अगर नहीं रहना तो तुम किसी और कमरे में शिफ्ट होगे। वो नहीं, ऐसे कैसे नहीं निकलेगी? आप नहीं निकालेंगी तो मैं खुद निकालूंगा। आइस गुस्से से कहे अपने कमरे की जाने बढ़ा। यास्मीन आवाज़ लगाते हुए इसके पीछे पीछे भागी। आइस इधर आरिश उसका नाम कर दिया है, पता नहीं क्यों, या राइटर ने खुद किया या फिर वैसे गलती से लिखा हो गया। आइस धड़ाम से दरवाज़ा खोले कमरे में दाखिल हुआ। जोहा जो अभी अभी गुड़िया को दूध पिलाकर सुलाने की कोशिश करी थी, दरवाजे की आवाज़ पर चौंक कर इसकी जानिब देखने लगी। लड़की उठो यहाँ से जल्दी अपना सामान पैक करो और निकलो इस कमरे से। आइस चुटकी बजाए बोला। इसके पास आया। जोहा हैरान हुई, इसकी जानिब देखते हुए गुड़िया को गोद में उठाया बेड से उठी। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इतने दिन बाद इसका शोहर कमरे में आया, इससे कमरे से बाहर निकाल रहा था। आइस क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? यास्मीन कमरे में दाखिल होती इस पर चलाई। हाँ पागल हो गया हूँ, कमरे से तो इसे जाना ही होगा। तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे खुद ही तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। आइस खामोश खड़ी जोहा को देख इसका बाजू पकड़े इसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगा। ये सब क्या हो रहा है? आइस जोहा को कमरे से बाहर निकालता कलसूम बेगम हाथ में छुरी आएगा पकड़े अपना सारा वजन इस पर जमाए, तीनों की तरफ गुस्से से देखती हुई ऊंची आवाज़ में बोली, इस लड़की को मैं अपने कमरे से बाहर निकाल रहा हूँ। ये सब करने की तुम्हें इजाज़त किसने दी है? कलसूम बेगम अपने गुस्से से पागल बने पोते की तरफ देखते हुए बोली, इजाज़त की क्या ज़रूरत है? मेरा कमरा है, फैसला भी मेरा होगा। आइस ऐसे ही जोहा का हाथ था में बोला। जोहा खामोश खड़ी गुड़िया को गोद में उठाए बस इस सबकी बातें सुन रही थी। किसने कहा इस कमरे पर तुम्हारा अकेले का हक है? जिस दिन निकाहनामे पर तुमने साइन किए थे इसी दिन ये लड़की तुम्हारी हर चीज़ में बराबर की हिस्सेदार बन गई थी। ओह, तो बाप सब इस लड़की की खातिर मुझसे लड़ाई करेंगे, मेरी हर बात की मुखालफत करेंगी। आइस गुस्सेली नज़रों से जोहा की जानिब देखे बोला। इसके गुस्से से भरी आंखें देख जोहा एक पल को सपाट गई। ठीक है, जैसा आप दोनों को ठीक लगे। आइस जोहा का हाथ छोड़े गुस्से से कमरे से निकल गया। जोहा समेत कलसूम और यास्मीन भी से जाते हुए देखने लगी। इन्हें उम्मीद नहीं थी आइस से कमरे को लेकर इतना बड़ा ड्रामा करेगा। गुड़िया, तुम्हारे पापा तो बहुत खड़ूस हैं। तुम्हें पता है हमारे एक ताया हैं, वो भी इनकी तरह बहुत ही खड़ूस हैं और गुस्सेले हैं। वो भी जब देखो हर किसी पर भड़कते रहते हैं। जोहा हाल में बैठी गुड़िया को अपनी गोद में बिठाए इससे बातें कर रही थी और कभी कभार नज़र अपने बिल्कुल सामने बैठे आइस पर बीमार लेती जो टीवी के सामने बैठा कोई फुटबॉल मैच देख रहा था। सबके ताए खड़ूस हैं, हमारा भी खड़ूस ही है। गुड़िया, तुम्हारे बाबा एकदम सड़ू हैं। जोहा के बोलने की देर थी कि गुड़िया ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? बुरा लगा कि मैंने इसके बाबा को सड़ू बोला, लेकिन जो हकीकत है इसे बदल तो नहीं सकते। जोहा को ऐसे कहने पर गुड़िया की आवाज़ और बुलंद हुई। अच्छा नहीं कहती तुम्हारे पापा को कुछ, हम इनके बारे में बात ही नहीं। हम गुड़िया रानी को लोरी सुनाते हैं। क्यों हमारी गुड़िया रानी लोरी सुनेगी? एक तो ये रे और फिर रे और ऐसे सीन और फिर शीन। जोहा सोफे से खड़ी हुई गुड़िया को गोद में उठाए ऊंची ऊंची आवाज़ में लोरी गाने लगी। आइस जो इससे कुछ ही फास्ट पे बैठा मैच देख रहा था इसकी आवाज़ पर इसकी जानिब देखने लगा। फिर कुछ सोचते हुए इसकी जानिब बढ़ा। ये लड़की अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि मैं मैच देख रहा हूँ? जोहा जो ऊंची आवाज़ में लोरी गा रही थी इसकी आवाज़ सुने खामोश हुई। अगर मैं चुप होगी तो गुड़िया कैसे चुप होगी? जोहा रोती हुई गुड़िया को हिलाए आइस की जानिब देखने लगी।
बच्चों को चुप करवाने के और भी बहुत से रास्ते होते हैं, ज़रूरी नहीं गला फाड़ फाड़ के चुप करवाया जाए। देखें अब आप ज़्यादा ही फ्री हो रहे हैं, मैं आपको कुछ कह नहीं रही, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे कुछ भी कहें। जोहा बोले आयस को हैरान करके। तुम्हारी तो अच्छी खासी ज़बान चलती है, क्यों आपने मुझे गूंगा समझा हुआ था? आयस का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही जोहा बोली, ये तो बहुत तड़क के बोलती है, मुझे तो लगा था थोड़ा लिहाज ही करेगी, ऐसे सही कर रही है ये। मेरे सामने गूंगी बनी रहोगी तो तुम्हारे हक में ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आप क्या कर लेंगे मुझे? गांव की भोली भाली लड़की मत समझना। वो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम कहीं से भी भोली भाली लड़की नहीं हो। आते साथ ही मेरी माँ और दादी पर पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया है जो तुम्हारी चालाकियाँ देख नहीं पा रहे। वो कोई जादू टोना नहीं, प्यार है जिसको मैं अच्छी लगती हूँ, आपको ही मुझसे बस मसला है। चलो गुड़िया हम यहाँ से चलते हैं, तुम्हारे पापा सच में पागल हैं। जोहा गुड़िया को लिए एक सरसरी नजर आइस पर डाली, वहाँ से निकल के आयस इस सरफड़ी लड़की को जाता हुआ देखने लगा जो खुद एक पागल थी, इसे पागल कह कर गई थी। आयस वापस टीवी के सामने जाकर बैठ गया। बेटी आज तुम पहली बार ससुराल में कुछ मीठा बनाने वाली हो, याद रहे अच्छा बनना चाहिए, जितना अच्छा तुम बनाओगी इतनी ही दुआएं लोगी। दादी आप फिक्र ना करें, आप मेरे हाथ का खाना खाएंगी तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी, और खीर खाएंगी तो 7 प्लेट भी खा जाएंगी। इतनी लजीज मैं बनाती हूँ, बनाओगी तो पता चलेगा कितनी लजीज बनती है। यास्मीन जाओ बहू को किचन में ले जाओ। अम्मी आप रहने दें, आप यहाँ बैठे, मैं जल्दी से जाती हूँ और खीर बना के लाती हूँ। दादी आप मेरा नेक तैयार रखें। जोहा मुस्कुराए किचन की जानिब बढ़ के। जोहा जब से ब्याह कराई थी गुड़िया की जिम्मेदारी के साथ इसने घर की जिम्मेदारी भी काफ़ी हद तक संभाल ली थी। इतनी बातें करती थी कि कभी कभी तो यास्मीन और कुलसूम बेगम इस बातों से तंग आ जाती थी। जैसी भी थी थोड़े ही दिनों में इस घर की रौनक बन गई थी। आइस और इसका तो एक दूसरे से चूहे बिल्ली का बेर था, हर वक्त दोनों किसी न किसी बात से लड़ते ही रहते थे। आइस जानबूझकर इससे छोटी छोटी बातों पर बहस करता था। वो यास्मीन और कुलसूम को जताना चाहता था कि उन्होंने इसकी शादी करके कितना गलत फैसला किया है। वो अलग बात है इसका इन दोनों पर कोई असर ना होता था, उल्टा वो दोनों की लड़ाई अब इंजॉय करने लगी थी। फ्री का टीवी शो। अम्मी ये सब क्या चल रहा है? इन लोगों को यहाँ किसने बुलाया है? आइस ऑफिस से वापस आया तो घर मेहमानों से भरा हुआ था। आइस बेटा गांव से रिश्तेदार आए हैं, इनकी बेटी की शादी है, उन्होंने शहर से खरीदारी करनी थी, इनका रहने का मसला बन रहा था, इसलिए हमने इन्हें यहीं रुकने का बोल दिया। 1-2 दिन रहेंगे फिर वापस चले जाएंगे। और हाँ, तुम्हारा सारा सामान मैंने तुम्हारे कमरे में शिफ्ट करवा दिया है। आपने मेरा सामान क्यों शिफ्ट करवाया है? मैं इस कमरे में नहीं रहूँगा। आइस बेटा मेहमान घर आए हुए हैं, तुम अलग कमरे में रहोगे तो वो क्या सोचेंगे? तुम्हें हमारी इज्जत का ज़रा ख्याल नहीं? जब तक मेहमान यहाँ रहेंगे तब तक तुम अपने कमरे में ही रहोगे। जाओ जाकर चेंज कर लो, सब साथ में खाना खाएंगे। आप लोगों ने कसम खा ली है मेरी बात ना मानने की, तो ठीक है, जैसा आपका दिल करे वैसे ही करें। आयस गुस्से से बोले, अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मैंने कितनी बार बोला है मेरी चीज़ों को हाथ में तो लगाया करो, तुम्हें समझ नहीं आती? आयस वार्डरोब में घुसा अपनी फेवरेट ब्लू शर्ट ढूंढ रहा था और साथ इतनी ऊंची ऊंची चला रहा था। आज इसे अपने कमरे में शिफ्ट हुए 1 हफ्ता हो गया था। जोहा के साथ इसका रवैया वैसा ही था जैसा पहले दिन था, लेकिन अपनी बेटी के लिए इसके दिल में मोहब्बत जरूर पैदा हुई थी इस 1 हफ्ते में। कल तक जिस बेटी की इसे परवाह तक नहीं थी, आज इस बेटी के रोते ही इसका वजूद कांप जाता था। और यह सब कमाल भी जोहा का था। आप इतना चला क्यों रहे हैं? गुड़िया सो रही है, अगर वो उठ गई तो आपकी तरह शोर डाल कर इसको सबको परेशान करेगी। जोहा सोई हुई गुड़िया को बेड पे रखे आइस के पास आए, आहिस्ता आवाज़ में बोली, इसे पीछे किए खुद शर्ट ढूंढने लगी। तो मैं कितनी बार कहा है मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो, ना तुम मेरी चीज़ों को हाथ लगाया करो और ना ही मैं शोर मचाया करूँ। मैं आपकी चीज़ों को हाथ लगाऊँ या ना लगाऊँ, शोर तो आपने फिर भी मचाना होता है। ये ले शर्ट। जोहा इसके हाथ पे शर्ट पकड़ाए इसके चेहरे की तरफ देखने लगी। ये लास्ट वार्निंग है, मेरी चीज़ों से दूर रहा करो। मैं अम्मी और दादी की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना कब का इस कमरे से बाहर फेंक चुका होता। जोहा मायूसी से इसे देखने लगी। इस पर आइस की इन बातों का ना जाने क्यों दुख होता था। जोहा चुप किए बिना इसे कोई जवाब दिए बेड पर सोई हुई गुड़िया के पास चली गई। बहू क्या हुआ, इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुलसूम बेगम जोहा को आज सारा दिन खामोश देख परेशानी से बोली। आइस ने तो नहीं कुछ बोला, वो कब कुछ नहीं बोलते, जब देखो मुझ पर चिल्लाते रहते हैं, लड़की ये ना करो, लड़की ये क्या कर दिया, मेरी चीज़ों को हाथ क्यों लगाया, हर वक्त कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। दादी बाकी सब तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन जब वो मुझे लड़की कहकर बुलाते हैं तो मेरा दिल टूट जाता है। इतने दिन हो गए मुझे इस घर में आप सबके साथ, लेकिन जब ऐसे अल्फाज मैं इनके मुँह से सुनती हूँ तो मुझे लगता है मैं कोई अनजान हूँ इनके लिए। इस तरह तो कोई राह चलते को भी नहीं बुलाता जिस तरह वो मुझे बुलाते हैं। जोहा इतनी मासूमियत से बोली जा रही थी कि कुलसूम बेगम की मासूमियत पर बेहद प्यार आया। इधर आओ मेरी बच्ची, मेरे पास आओ। कुलसूम बेगम अपने दोनों हाथ फैलाए से अपने पास बुलाने लगी। जोहा जो पहले ही रो देने को थी कुलसूम बेगम के सीने से जा लगी। ना मेरी बच्ची रोते नहीं, अरे मेरा पोता तो पागल है, मोहब्बत का मारा है, जिंदगी ने इससे बहुत कुछ छीन लिया है। इसने शायद वो
इसलिए शायद वो चिड़चिड़ा सा हो गया है। लेकिन तुम तो समझदार हो, सब्र से काम लो। पहली मोहब्बत को दिल से निकालना इतना आसान नहीं होता, सदियाँ लग जाती हैं दिलों के जख्म भरने में। तुम और हम इसकी तकलीफ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मेरा बच्चा बहुत दर्द में है। कुलसूम की आंखों से भी आंसू बह निकले। आयला खुद तो चली गई, लेकिन आइस को जिंदा लाश बना गई। तुम सोच सकती हो, जो बाप अपनी बच्ची की पैदाइश से पहले इतना खुश था इसे दुनिया में देखने के लिए, पैदाइश के बाद इसका चेहरा तक भी नहीं देखना गवारा किया। इसका दिल गमों से भरा पड़ा है। वो जाहिर नहीं करता, लेकिन मैं माँ हूँ, इसके हर एहसास को अच्छे से समझती हूँ। बेटी, तुम्हें ही सब्र से काम लेना होगा। जिस तरह इस घर को तुमने अपना बना लिया है, मेरे बच्चे को भी अपना बना लो। इसे दोबारा मुस्कुराना सिखा दो, जिंदगी को एक बार फिर से जीना सिखा दो। वो अंधेरों में भटक गया है, इसका हाथ थाम कर इसे रोशनी में ले आओ। लेकिन दादी, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? तुम कर सकती हो मेरी बच्ची। जिस तरह तुमने गुड़िया को अपनाया है, इसे प्यार और तवज्जो दी, इस घर को संभाला है, मुझे यकीन है तुम आइस को भी ज़िंदगी की जानिब वापस ले आओगी। कुलसूम जोहा का सर पर लब रखे पीछे हुई। दादी, मैं पूरी कोशिश करूँगी, आपका यकीन ना टूटे। और रही आपके पोते की बात, तो बाप के पोते को पता चलेगा कि किस हसीना से पाला पड़ा है। जोहा खुद ही कहे मुस्कुरा गई। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। कुलसूम बेगम इसके सर पर हाथ फेरे मुस्कुरा गई। किसी और ने तारीफ करनी नहीं करनी, खुद की करी जाओ। वाह, आज तो बहुत खुशबू आ रही है। क्या मेहमान फिर से वापस आ गए? आइस जो भी ऑफिस से आया था फ्रेश होते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ आया। खानों की इतनी अच्छी खुशबू से इसकी भूख एकदम से बढ़ गई थी। आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आज सारा खाना तुम्हारी पसंद का बना है, खाकर बताओ कैसा बना है। यास्मीन आइस को कुर्सी पर बैठता देख इसे खाना सर्व करने लगी। मेरी पसंद का खाना, वाह क्या बात है। कहीं कोई काम तो नहीं निकलवाना आपने मुझसे, जो इतनी खिदमत हो रही है? आइस दोनों की तरफ देख कर मुस्कुरा कर बोला, ज़िबा करने से पहले बकरे को खूब खिलाया पिलाया जाता है। इतने में जोहा भी गुड़िया को गोद में उठाए इनकी तरफ आई। तुम छोड़ो बातों को, खाना खाकर बताओ कैसा बना है। यास्मीन खाना सर्व किए पीछे होकर अपनी कुर्सी पर बैठी। आइस खाना खा रहा था, जबकि तीनों इसकी जानिब देख रही थी। बहुत लजीज बना है। किसने बनाया है? आइस थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें चखे बोला। मुझे पता था मैं कोई चीज़ बनाऊँ और वो अच्छी ना बने, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। गाँव में तो लोग मेरे खाने के साथ साथ उंगलियाँ भी चाट जाते हैं। जोहा की बात सुने आइस बुरी तरह खांसने लगा। क्या हुआ? यास्मीन परेशानी से इसकी जानी बढ़ी। इसे पानी का गिलास थमा गई। आइस एक ही घूंट में पानी पी गया। बिल्कुल बकवास खाना बना है, इतनी मिर्ची कौन डालता है खाने में? आइस के वहाँ से उठा और अपने कमरे की तरफ चला गया। पीछे कुलसूम बेगम और यास्मीन सर पकड़ कर बैठ गई। जोहा चोर नज़रों से दोनों को देखने लगी। अपनी तारीफ सुन के इसका दिल बाग बाग हो गया था, लेकिन आइस ने एक सेकंड में इसकी सारी खुशी खत्म कर दी थी। ये ज़्यादा नहीं ओवर हो रहा? ढीठ कहीं का। जोहा रात के 9 बजे कमरे में खाने की ट्रे लिए दाखिल हुई। आइस बेड पर बैठे गुड़िया से खेल रहा था। आइस अपनी बेटी में इसके कदर मगन था, किसी जोहा के आने का पता ही नहीं चला। गुड़िया अपने पापा से कहो जब भूख लगे तो ये खाना खा ले, मैं यहाँ टेबल पर रख रही हूँ। जोहा टेबल पर खाना रखी ऊँची आवाज़ में बोली। गुड़िया, इसे कह दो मुझे भूख नहीं है, अगर होगी तो मैं इसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। ये मेरे हाथ का नहीं बना, आपके लिए दोबारा बनवाया है अम्मी ने, और उन्होंने ही भेजा है आपके लिए। जोहा बेड पर आ गई। गुड़िया को इसलिए गुस्से से बोली, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं अभी खेल रहा हूँ अपनी बेटी से? आइस गुड़िया को वापस इसलिए ले गया। गुड़िया अपने छोटे छोटे हाथ पाँव चलाए इन्हें देख रही थी। गुड़िया के सोने का टाइम हो गया है। आइस एक बार फिर जोहा एक बार फिर गुड़िया को लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आइस गुड़िया को उसकी पहुंच से दूर कर गया। आज गुड़िया को इसके पापा सुलाएंगे। क्यों, मेरी बेटी अपने पापा पास सोएगी ना? आइस इसके नरम मुलायम गालों को चूमे बोला, देखे मैं आखिरी बार कह रही हूँ, गुड़िया को मुझे दे दे, बाद में आपके देने पर भी आपसे नहीं लूँगी। आपको नहीं पता गुड़िया को कैसे सुलाना है? क्यों नहीं पता मुझे? सो जाओ तुम, मैं खुद अपनी बेटी को सुला दूंगा, मर्जी है आपकी। जोहा आइस को घूरे बेड पर कंबल ओढ़े लेट गई। तकरीबन आधे घंटे के बाद पूरा कमरा गुड़िया की चीखों से गूंज रहा था। आइस गुड़िया को लिए कमरे में चक्कर काट रहा था। गुड़िया थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जोहा उठ के बैठी आइस को घूर रही थी। सो गई आपकी बेटी? जोहा के तंज पर आइस इसकी जानिब देखने लगा। अभी सो जाएगी। आपको अभी भी लगता है वो आपके पास सो जाएगी? तो ठीक है, मैं सोने लगी हूँ, आप सुलाते रहे अपनी बेटी को। जोहा वापस बिस्तर पर लेट गई। अच्छा ये लो तुम ही सुला दो। आइस गुड़िया को चुप ना होता देख इसीलिए जोहा के पास आया। क्यों, अकल ठिकाने आ गई? जोहा इसे गुड़िया को लिए बोली, तुम ये सब जानबूझ के करी हो ना? अम्मी और दादी तो मेरे खिलाफ थी, अब मेरी बेटी को भी तुमने अपनी तरफ कर लिया है। मैं तुम्हारी सब चलाकियाँ समझता हूँ। इसे चलाकियाँ नहीं प्यार कहते हैं। गुड़िया भी बाकी सबकी तरह मुझसे प्यार करती है, आप ये बात कभी नहीं समझेंगे। जोहा गुड़िया को अपने घुटने पर डाले आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते हुए इसे सुलाने लगी। गुड़िया 2 मिनट के अंदर सो गई थी। आइस को देख बहुत हैरान की हुई। अब आप भी सो जाएं, आपकी बेटी तो सो गई। जोहा आइस को इसके पास ही खड़ा देख बोली, मैं सोने ही जा रहा था। इस सोफे की जानिब बढ़ा, टेबल पर खाने के ट्रे देख इसकी भूख एक बार फिर उजागर हो गई थी। अब अपने पेट को मजीद सजा ना देते हुए आइस खाने की ट्रे लिए सोफे पर बैठकर खाने लगा। गुड़िया, तुम्हारे पापा बहुत
टेढ़ी चीज़ है, इन्हें ठीक भी उंगली टेढ़ी करके करना होगा। जोहा इसे खाना खाते देख गुड़िया से सरगोशी में बोली। आज 2 हफ्ते हो गए थे जोहा इसकी हर एक छोटी छोटी बात का ख्याल रखती थी। खाने से लेकर कपड़ों तक जोहा खुद इसका काम किया करती थी। आयस इसे मना कर करके थक गया था, लेकिन जोहा का एक जुमला होता था, शोहर के काम करना बीवी का फ़र्ज़ है, वो बस यही फ़र्ज़ पूरा कर रही है। आइस मिसिस रहमान की आज शादी की सालगिरह है, उन्होंने तो सबको इनवाइट किया है, लेकिन तुम और जोहा चले जाना। यास्मीन के कमरे में आई, ऑफिस के लिए तैयार हो रहे आइस को देखते हुए बोली। अम्मी मैं नहीं जा सकती, गुड़िया परेशान होगी वहाँ जाकर। आइस कुछ बोलता जोहा यास्मीन को इससे पहले ही मना करती। गुड़िया की तुम टेंशन ना लो, गुड़िया को मैं संभालूंगी, तुम जाने की तैयारी करो। जोहा आइस को देखने लगी जो खामोश खड़ा था। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? आइस ऑफिस से वापस आया, पार्टी के लिए रेडी भी हो गया था, जबकि जोहा अभी तक वैसे ही बैठी थी। तैयार कैसे हो जाऊं, मेरे पास तो कोई पार्टी वाला ड्रेस ही नहीं है, सब घर पर पहनने वाले सूट हैं। तो तुम सुबह से क्या कर रही थी? अम्मी के साथ जाकर ड्रेस ले आती। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मुझे इनसे कहना मुनासिब नहीं लगा, और ख़ुद मुझे बाजार का रास्ता मालूम नहीं जो मैं खुद जाकर ले आती। जोहा मासूमियत से बोले बेड पर बैठ की। आइस कुछ देर इसे खड़ा देखता रहा, फिर कुछ सोचते हुए वार्डरोब की जानिब बढ़ा और एक ड्रेस निकाले जोहा के पास ले गया। ये लो, ये पहन लो। जोहा इसके हाथ में ड्रेस देख बेड से खड़ी हुई आगे पीछे से ड्रेस देखने लगी। रेड कलर का फुल पाँव तक आता हुआ फेरी फ्रॉक, जिसका गला बड़े गोल्डन स्टोन मोतियों से भरा हुआ था। ये क्या है? जोहा ड्रेस चेक करती हुई बोली। ड्रेस है ये। कैसा ड्रेस है? इसके बाजू कहाँ हैं? मैं बिना बाजू वाला ड्रेस नहीं पहनूंगी। एक तो आइस आयला का ड्रेस इसे दे रहा था, जिसे वो अपने कपड़ों को हाथ नहीं लगाने देता था, आज आयला का पसंदीदा ड्रेस दे रहा था। ये मैडम ठीक है नखरे दिखा रही थी। तुम्हारे नखरे खत्म देखने का टाइम नहीं है मेरे पास, अगर पहनना है तो पहन लो, वरना घर बैठी रहो। आइस ड्रेस बेड पर रखे बोला। ये कैसे पहन लूँ? मैंने ऐसे ड्रेस कभी नहीं पहने। जोहा ड्रेस को घूमने लगी। अब क्या करती? अगर पार्टी में ना जाती तो लोग इसकी अम्मी को ही बातें करते। यास्मीन ने फ़ोन करके अपनी तरफ से मातरत करके अपने बेटे और बहू के लिए आने का बताया था। सोच क्या रही हो? जल्दी करो, पार्टी का टाइम हो गया है। केक कट होने के बाद जाने का क्या फ़ायदा? जल्दी करो। आइस शूज़ पहने अब बिल्कुल तैयार था। जोहा ड्रेस उठाए वाशरूम में गई। थोड़ी देर बाद ड्रेस पहने बाहर आई। आइस जो सोफे पर बैठे मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, इसे देखता ही रह गया। रेड फेरी फ्रॉक में बिल्कुल परी लग रही थी। बाजू न होने पर जोहा को चीज लिंग आ रही थी। जोहा चलती हुई मिरर के सामने आई, हल्का फुल्का सही मेकअप किए, बालों को ऐसे ही कमर पर खुले छोड़े बिल्कुल तैयार थी। अब सिर्फ सैंडल का मसला था। आइस इसे तैयार देखते हुए खड़ा हुआ। चलो आइस। चाबियाँ टेबल से उठाए दरवाजे की जाने बढ़ा। नंगे पाँव जाऊँ? जोहा फ्राक उठाया, आइस को अपने पाँव दिखाने लगी। वार्डरोब के नीचे वाले हिस्से में आयला की सैंडल पड़ी है, पहन लो। जोहा भागती हुई गई और एक कम हील वाली सैंडल उठाए, जल्दी से पहने इसके साथ नीचे आई। पार्टी में हर कोई इन दोनों को देख दुआएं दे रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यारे लग रहे थे, परफेक्ट कपल। केक काटने के बाद पूरे हाल में म्यूजिक गूंज रहा था। सब कपल एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। जोहा और आइस एक साइड पर खड़े होकर इनको देख रहे थे और साथ एंजॉय कर रहे थे। हैंडसम लड़की मेरे साथ डांस करोगी? एक आंटी आइस के पास आई, इनका हाथ पकड़ते बोली। आंटी को देख जोहा की हंसी छूट गई। आंटी की उम्र कोई 50 साल तो होगी। जोहा आइस को देखने लगी। लड़की माफ़ करना, मैं तुम्हारे शोहर को कुछ देर के लिए चुरा के ले जा रही हूँ। ले जाए आंटी, वैसे भी फ्री ही खड़े थे। आंटी नहीं लैला, तुम मुझे लैला कह सकती हो। आंटी कहने पर इसे गुस्सा आया। जोहा को अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। नहीं मिस लैला, मुझे डांस में कोई दिलचस्पी नहीं है। आइस इससे अपना हाथ छुड़वा कर बोला। क्या हुआ? बीवी से डर रहे हो? फिक्र ना करो, तुम्हारी बीवी कुछ नहीं कहेगी। आंटी इसे घसीट तो अपने साथ डांस फ्लोर पर ले गई। जोहा जिन्हें देख देख कर हंस रही थी, इसका गला खुश्क हो गया था। जोहा अपने पास पड़ा हुआ जूस का गिलास उठाया, मुँह से लगा की एक ही सांस में पूरा गिलास पी गई। पहले जोहा को उसका टेस्ट कड़वा लगा, कुछ देर बाद इसका सर चकराने लगा, सब कुछ धुंधला होने लगा था। म्यूजिक की बीट पर जोहा नशे में नाचने लगी। आइस इसे पागलों की तरह नाचता देख इसके पास आया। क्या करी हुई? कैसे नाच रही हो? क्यों, मैं नहीं नाच सकती? आप नाच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं नाच सकती? जोहा कभी इधर गिर रही थी तो कभी उधर। अल्लाह, पता नहीं घर जाके क्या होगा। कुछ सही होने वाला होता है, शादी कुछ खराब हो जाता है। नशे से इसकी आंखें बंद हो रही थी। आइस ने सामने पड़े हुए गिलास को उठाकर सूंघा तो इसे असल मामला समझ आया। घर चलो। आइस इसे बाजू से पकड़े बाहर ले जाने लगा। नहीं गुड़िया के पापा, मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे डांस करना है। जोहा अपना आप इसे छुड़वाते हुए बोली। इसके मुंह से गुड़िया के पापा सुनकर आइस को गहरा सदमा हुआ। घर चलो। आइस इसे बाजू से पकड़े तकरीबन इसे किसी सीट वहाँ से बाहर ले जाने लगा। छोड़ो मुझे गुड़िया के पापा। जोहा एक बार फिर इससे छुड़वाए स्टेज पर भागी। सब मेरी बात सुने। जोहा स्टेज पर गाना गा रही थी। लड़की के हाथ से माइक खींचे ऊंची आवाज़ में बोली। सब एकदम से रुके, इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। किसी मूवी या फिल्म, मूवी की बात है, किसी ड्रामे फिल्म लाइक ऐसे किसी में भी ऐसा सीन आ जाए ना, मैं फ़ौरन स्किप करती हूँ। और अभी ना और मुझे मजबूरी के तौर पर पढ़ना पड़ रहा है।
आइस भागता है उसके पास गया, क्या कर रही हो, छोड़ो इसे। आइस ज़बरदस्ती से माइक खींचते हुए लड़की को पकड़ा गया। आप छोड़े, मुझे कुछ कहना है। सबसे जोहा एक बार फिर लड़की के हाथ से माइक खींच की। आप लोग जानते हैं ये मेरी गुड़िया के पापा बहुत गंदे हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। आइस जहाँ था वही रुके इसकी बात सुनने लगा। आप सबको राज की एक बात बताऊं, जोहा माइक में सरगोशी की बोली। सब इसकी मासूमियत से बड़ी बातों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। ये जो आपके सामने इंसान खड़ा है इससे मेरी कोई परवाह नहीं। जब देखो मुझ पर गुस्सा करते हैं। सबसे प्यार करेंगे लेकिन मुझसे नहीं। जहाँ सबके लब इसकी मासूम शिकायतों से मुस्कुरा रहे थे या इसके लब भी हल्के से मुस्कुराए। इससे पहले जोहा कुछ और कहती, आइस इसके हाथों से माइक लिए इसकी गोद में उठाए वहाँ से बाहर ले आया। छोड़े मुझे, अभी इन्हें कुछ और भी बताना है। जोहा इसकी गोद में मछली। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। आइस इसे गाड़ी में बिठाया, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आप बहुत बुरे हैं लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मुझे अच्छे लगते हैं। जोहा इसकी आंखों में देखे बोली। ना जाने क्यों आइस को अपने बारे में जानने का और तजस्सुस हुआ। तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है? आइस इसके हाथ इसके करीब हुआ। मुझे आपकी आंखें बहुत पसंद है। जोहा इसकी आंखों पे हाथ फेरते हुए बोली। और आपकी नाक और आपके होंठ, आपके बाल, मुझे आप सारे पसंद हो। जोहा इसके चेहरे की एक एक चीज़ को छूते बोली। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे को छू रही थी। ओके शुक्र है। लाइक कोई ऑकवर्ड सीन नहीं था, मैं पढ़ सकती हूँ। आइस इसके सुरख लबों को देखने लगा। इसे छूने की ख्वाहिश इसके दिल में पैदा हुई। इससे पहले आइस अपने ख्वाहिश पर आई थिंक अमल करता जोहा आंखें बंद के पीछे सीट पर गिर गई। आइस एकदम से होश में आया। इसके दिल के जज्बात बदले थे। जोहा ने इसके दिल में एक अलग ही जगह बना ली थी जिसका अंदाज़ा इसे आज हुआ था। जोहा पर एक नज़र डाले आइस गाड़ी स्टार्ट किए घर की तरफ रवाना हुआ। या अल्लाह, मेरा सर। जोहा सुबह उठी तो इसका सर बहुत भारी हो रहा था। इंतहा की दर्द इसके सर में हो रही थी। इसे रात की कोई भी बात याद नहीं आ रही थी। हाथों में सर लिए जोहा रात के ड्रेस में बेड पर बैठी हुई थी। ये लो नींबू पानी पी लो, तुम्हारा सर ठीक हो जाएगा। आइस खुद इसके लिए नींबू पानी बना कर लाया था। जोहा एक ही सांस में सारा नींबू पानी पी गई। आइस ऑफिस के लिए तैयार होते वक्तन फ़वक्तन इस पर नज़र डाल रहा था। कुछ हद तक इसका सर ठीक हो रहा था। आइस जानता था इसे अभी कुछ याद नहीं होगा, इसलिए आइस बिना इससे बात के ऑफिस चला गया। आइस के जाने के बाद तकरीबन आधे घंटे बाद दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद कल की पूरी फिल्म इसके दिमाग में चलने लगी। या अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने ये क्या कह दिया? मैं कैसे अपने मुंह से अपने प्यार का इजहार कर सकती हूँ? जोहा अपना सर दोनों हाथों में लेकर बैठ गई। आइस जब से ऑफिस से आया था इसने एक बार भी जोहा को नहीं देखा था। रात के 9 बज चुके थे। जोहा और इसकी बेटी अभी तक रूम में नहीं आई थी। आइस जब इंतज़ार करके थक गया तो खुद ही कमरे से बाहर निकला। कुलसूम बेगम के रूम से आती आवाज़ों को सुने इसकी तरफ गया। आइस दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ तो कुलसूम बेगम और जोहा को बातें करता देख इनके पास आया। गुड़िया कुलसूम बेगम के पास सोई हुई थी और जोहा कुलसूम बेगम के पांव दबाने के साथ साथ इनसे बातें कर रही थी। जोहा की हिम्मत नहीं हो रही थी आइस का सामना करने की। इसके दिल में खौफ बैठ गया था। इसके दिल का हाल वो अब जान गया था। पता नहीं वो इसके बारे में क्या सोच रहा होगा। यही सोच जिसे मार रही थी। आओ बैठो, सॉरी यहाँ आओ बेटा ही दिखा है लेकिन बैठा लिखा हुआ इधर। आओ बेटा, कुलसूम से वहीं खड़ा देख बोली। नहीं दादी, मुझे मेरा चार्जर नहीं मिल रहा, मैं वहीं पूछने आया था। आपका चार्जर टेबल पर पड़ा है? नहीं है, मैंने तो वहीं पर रखा था। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जा बेटी जाकर दे आ। कुलसूम जोहा से बोली। जोहा को मजबूरन वहाँ से उठना पड़ा। जोहा जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन सबके सामने मना भी नहीं कर सकती थी। चल भाई चल, वो देखो कितने बहाने से मेरा चार्जर नहीं मिल रहा। जोहा के पीछे आइस भी रूम में दाखिल हुआ। रूम में दाखिल होते ही आइस रूम लॉक कर गया। ये रहा चार्जर। जोहा टेबल से चार्जर उठाया, इसकी जाने मुड़ी। तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? आइस आगे बढ़ा, इसे दीवार से लगा इसके बेहद करीब आया। जोहा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं जोहा की ज़बान इसका साथ नहीं दे रही थी। बकरी की तरह मैं क्या कर रही हो? वो कल मैंने जो कुछ कहा, कल तुमने जो कुछ कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। जोहा हैरानगी से इसे देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? तुम मुझे इतना चाहती हो? अगर कल तुम नशे में ना होती तो मुझे तो कभी पता ही ना चलता। जोहा का शर्म ने आन घेरा। शर्म के मारे जोहा का चेहरा सुर्ख हो गया। लेकिन ये एक बात समझ नहीं आई, तुम मुझे गुड़िया के पापा क्यों कहती हो? कल मुझे सबके सामने बहुत शर्मिंदगी हुई। आप भी तो मुझे ए लड़की कहते हैं, तुम्हें मेरा ऐसा कहना बुरा लगता है? आइस इसके करीब हुए इसके चेहरे पर हाथ फेरते बोला। जोहा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे लगता था आइला के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब कुछ भी नहीं बचा मेरी ज़िंदगी में, लेकिन मैं गलत था। अल्लाह ने तुम्हें भेजा मेरी ज़िंदगी में एक फरिश्ता बनाकर। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुमने मेरी बेटी को एक सगी माँ की तरह प्यार किया। इसमें शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। शादी के बाद शोहर से जुड़ी हर एक चीज़ का ख्याल रखना बीवी का फ़र्ज़ होता है। मुझे तो आपका शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने मुझे एक बेटी की माँ बनने का दर्जा दिया। आइस अकीदत से जोहा की पेशानी को चूमे इसे अपने सीने से
से लगा गया, सुहा आंखें बंद किए इसकी कुर्बत को महसूस करने लगी। एक सुकून सा उतरा था इसके अंदर। जख्म चाहे कितने ही गहरे क्यों ना हो, अल्लाह ताला इन्हें किसी न किसी तरह भर ही देता है। ख़त्म शुड। राइटर ने खुद ही एंड पे खलासा लाइक मोरल ऑफ द स्टोरी बता दिया। कभी कभी नए रास्ते अच्छे होते हैं, उन पर चलना अच्छा होता है। हम कभी कभी ना किसी नई चीज़ को ट्राई करना अच्छा होता है पुराने गम से निकलने के लिए। और सब्र, इसमें लड़की का सब्र भी दिखाया गया था और उसकी मोहब्बत भी। लाइक वो भी तो सौतेली माँ की तरह थे नॉवल, ऐसा भी तो हो ही सकता है। मोस्टली हमने पढ़ा होता है कि सौतेली माँ को वो जुल्म करती है ना कि ज़माने पता नहीं क्या, वैसे अक्सर ऐसा होता भी है, लाइक सोसाइटी में ऐसा होता भी है। राइटर कुछ गलत भी नहीं लिखती, लेकिन फिर भी कभी कभी पॉजिटिव भी लिखना चाहिए, कुछ पॉजिटिव लोग भी होते हैं। खैर, नॉवल आपको कैसा लगा लास्ट में बताएं। ध्रुव यार हमने तो हमें धोखा दे ही दिया था, लेकिन वो भी आप लोगों तक फटाफट पहुँचेगा अब। और अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।